हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर आपको एसएससी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सब कुछ मिलेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, यानी कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो है। 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो मैं आपको देने वाला था, तो ये वो वीडियो है। ठीक है, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो और उसके बीच में जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं वो सब इस वीडियो के अंदर कवर हैं, जब तक आपकी जर्नी एंड होएगी तब तक। तो इस जर्नी को सिंपल से सिंपल कैसे बनाया जा सकता है, मोस्ट एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, ये इस वीडियो के अंदर है भाई। ठीक है, ये वीडियो मैंने अपना जो बैच है उसके लिए बनाई थी। ठीक है, तो बैच के अंदर तो दी ही है, तो ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर भी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा प्रिपरेशन। ठीक है, तो बैच के अंदर बनाई थी। सर अगर मैं बैच से प्रिपेयर नहीं कर रहा तो मैं कैसे तैयारी करूंगा? तो भाई आप जिस भी कंटेंट से तैयारी कर रहे हो उस कंटेंट को आप कैसे यूज कर पाओगे, आप जैसे मैं बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे यूज कर लो, सेम आप उस कंटेंट को यूज कर लो। ये किसी और बैच से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से मेरे से ही पढ़ रहे हैं, आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर सिलेबस को कैसे कवर करना है, क्या माइंडसेट है, सब कुछ मैंने कवर किया है। अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे आप वीडियो को देखो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब 11 रुपीज़ वाला कोर्स लॉन्च किया था कि जब आपका ये ख़त्म होने को होगा, आपको 1 महीने में बहुत तसल्ली से आप डिसाइड कर पाओगे। बिना फोमो क्रिएट किए मैं आपको बैच दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये ख़त्म होने को होगा 1 महीना, तो मैं फाउंडेशन बैच इसके ऊपर लोएस्ट फी कर दूंगा अगर आप लोगों ने एनरोल करना है। तो भाई कल से यानी कि 30 दिसंबर से लेकर अगले 3 दिनों तक आपको लोएस्ट फी रहेगी सारे फाउंडेशन बैचेस पर, मैथ के ऊपर भी, रीजनिंग के ऊपर। ठीक है भाई, स्टेप 1 क्या है? जो बंदे हैं जिन्होंने इवन की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर एक टैब होएगा पेड कोर्सेज नाम से, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग के जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो आप देख पाएंगे। अभी आपने क्या करना है दोस्त, पूरे फोकस के साथ आपने ये वीडियो देखनी है, और इस वीडियो की ये जो पीडीएफ है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पीडीएफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आप आज तो देख लोगे, 2x पर देख लेना भले ही, लेकिन पूरे फोकस के साथ देखना। लेकिन बाद में मैंने तो पूरी जर्नी की प्रॉब्लम आपको बताई है ना, तो 1 महीने के बाद इस पीडीएफ को फिर से देख लो, वीडियो को ना देखो तो, है ना, तो आपको पता लग जाएगा अरे मैं तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और इसका तो ये सोल्यूशन बताया था। ठीक है, तो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करना। तो पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो इवन का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल के, और इवन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ जो इवन की ऐप है उसके अंदर एक टैब है, इवन की ऐप के अंदर यूट्यूब पीडीएफ्स, तो यूट्यूब पीडीएफ्स का फोल्डर जो है ऐप के ऊपर जब आप जाओगे तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो दिसंबर 2025 के महीने में ये वीडियो पड़ रही है, उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंजॉय करो भाई आके। हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई वेलकम, आप एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस जर्नी के हर कदम पर जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि आपने इस वीडियो को, मैं तसल्ली से सब कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी चीज़ मिस ना हो, और जिस पेज से बतानी चाहिए मैं उस पेज से उसको बता दूँ। अगर मैं जल्दबाजी करूँगा तो कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने हिसाब से इस वीडियो को 2x या 1.5x या 2.5x, जितने पर भी आप कंफर्टेबल हैं उतने पर आप देख लेना। अगर आपको कम टाइम में देखनी है तो कम टाइम भी लगेगा और मैं सारे पॉइंट भी कवर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए जी। तो इसके अंदर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी एंड करेंगे, उन दोनों के बीच में जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या फिर बीच में आपके माइंड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन चीज़ों से आपने बचना है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये मैं आपको आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा।
ताकि आगे जब भी वो प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। या फिर आपने क्या करना है, हर 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब भी आपको फील हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखने के बजाय इस वीडियो की ये जो पीडीएफ होएगी, जो भी मैं लिखूंगा वो आपके फ़ोन में सेव होएगी, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे। तो आप आके उसके ऊपर एक बार नज़र मार सकते हैं। हर 1 महीने के ऊपर 2-3 मिनट आपको लगेंगी कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं है, फिलहाल मैं किसी प्रॉब्लम से परेशान हूँ, और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दें भाई, चलिए। और मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। कई बार ह्यूमन टेंडेंसी है, उनको चीज जब तक बड़े बड़े टर्म्स में कॉम्प्लेक्स करके ना बताई जाए, उनको लगता है इसकी तो वैल्यू नहीं है। बट चीज जितनी सिंपल होगी, जितनी प्रैक्टिकल होगी, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होएगी वो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सरल चीजों में आपके सामने मैं साफ साफ चीजें रखूंगा। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो बैच है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में कंटेंट हो गया। उसके बाद जो भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँगा, आपको एज इट इज उस चीज की पीडीएफ मिलेगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्लासरूम एनोटेशन पीडीएफ। कई बार हमें पूरी वीडियो से रिवाइज नहीं करना होता, हमें ये सब कुछ याद है, बट फिर भी एक सरसरी निगाह हम ये मारना चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या किया था, या उस कंसेप्ट को रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन को देखने के बजाय जब क्वेश्चन और उनके ऊपर लिखा हुआ आप देखेंगे मेरे द्वारा, बिकॉज आप उसके थ्रू पहले गुजर चुके हैं, तो आपके लिए रिवीजन करना वहां पर आसान हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उसी तरीके से रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन करने के कई तरीके हैं, वो भी एक तरीका है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगी प्रैक्टिस पीडीएफ। अब प्रैक्टिस पीडीएफ का क्या मतलब है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, यहाँ पर ऑप्शंस हो गए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में, हिंदी में, फिर ऑप्शंस, ऐसे करके, ताकि कम से कम पेजेस के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चंस का कंटेंट दे रहा हूँ आप उसको प्रिंट कर पाओ। इन तीनों जगह पर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस होंगे, जो मैं वीडियो क्लासेस के अंदर करवाऊंगा उसी की आपको एनोटेशन पीडीएफ मिलेगी, और एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस पीडीएफ के अंदर होंगे। ये सेम क्वेश्चंस होंगे इन तीनों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा कंटेंट के अंदर आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री कितने घंटे की कितनी चीज़ें हैं, उसको 2.5 या 3 घंटे में आपको सारे कंसेप्ट उसके एक वीडियो के अंदर मिल जाए। परसेंटेज आपको 30 मिनट के अंदर एक वीडियो के अंदर मिल जाए। टाइम एंड डिस्टेंस आपको 40 मिनट में एक वीडियो के अंदर मिल जाए, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ कंसेप्ट को आप रिवाइज करना चाह रहे हो तो आप इसके थ्रू रिवाइज कर पाओ। आपको हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको उन नोट्स को देखकर अपने नोट्स बनाने हैं, कब बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, ओके। अब आपके मन में तरह तरह के पूरी जर्नी के अंदर सवाल उठेंगे, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस लेवल का हम कर रहे हैं, एग्जाम में किस लेवल का आएगा, ये अपडेटेड है कि नहीं है, अब कुछ नए तरीके का आने लगा है, क्या सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हैं कि नहीं, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले मैंने देखा नहीं, कहीं पर आप कोई क्वेश्चन देखकर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्त, आपको इन चीज़ों के बारे में 1 सेकंड भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इतना ट्रस्ट शो किया है, आप मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो शो मी दिस मच ट्रस्ट कि इस सारी चीज़ों को मैंने देखा है और इनके ऊपर मैं आपसे कहीं ज़्यादा नज़र रखता हूँ। मेरा होने का फ़ायदा ही तभी है जब आपको ये सारी चीज़ें ना सोचनी पड़े, और क्या फ़ायदा फिर एक टीचर का। क्लियर है कि भाई फास्ट कैलकुलेशन कैसे करूं, फास्ट मेथड हो, शॉर्ट ट्रिक्स, कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं छूट गई, कोई कंसेप्ट तो नहीं छूट गया, क्या मुझे बेस्ट कंसेप्ट बताए गए हैं कि नहीं। जो इस तरीके की ये जो सोच है, आप इन चीज़ों की सारी टेंशन छोड़ सकते हैं। 1% भी आपको अपने मन के अंदर शंका करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास दी बेस्ट कंटेंट जो अवेलेबल है आज के दिन एस्पिरेंट्स के पास वो नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैं कब बोल रहा हूँ, मान लो मैं एक कंटेंट बनाता हूँ और मैं बाकी कंटेंट को देखूँ ही ना, और मैं ये बोल दूँ कि ये वाला कंटेंट तो दी बेस्ट है,
भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अब तक ये कंटेंट बढ़िया हो? तो मैं ये बोल रहा हूँ सारे कंटेंट्स को देखने के बाद। तो कम में ज़्यादा समझो, ठीक है? आपके पास जो चीज़ें हैं वो दी बेस्ट हैं अवेलेबल, ठीक है? अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है, सिलेक्शन विद एफिशिएंसी। विद एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दूं, जो भी मैं आपको बताऊं वो आप अप्लाई कर पाओ, वाकई में उसका कुछ इंपैक्ट पड़े। प्रैक्टिकल गाइडेंस, हवा हवाई बातें नहीं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स। अगर मैं आपका 10 साल में सिलेक्शन करवाऊं तो कोई फायदा है? नहीं है, फायदा तो नहीं हुआ। सिलेक्शन तो हो गया बट नहीं, बात तो मजे की है नहीं, जिंदगी का इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं आपको 50 बुक पढ़वा के सिलेक्शन करवा दूं, बहुत सारे आपके एफर्ट लगवा दिए, नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि आपको सारी, मैं मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ठीक है? एनडीए, सीडीएस, उनकी एसएसबी भी हो गई, टीचिंग का पीएस टेट भी हो गया, कैट हो गया, सीजीएल हो गया, मल्टीपल तरीके के, अलग अलग टाइप के। 5वीं क्लास के अंदर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके मैं सैनिक स्कूल में गया था, ठीक है? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट ये प्रोफाइल बताने के लिए कि मुझे पता है आप एग्जाम के अंदर किस चीज़ के थ्रू गुजरते हो, वहां पर क्या एप्लीकेबल होगा अपनी जर्नी के थ्रू। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें कोर्स के अंदर आपको धीरे धीरे, यहां पर मैं एक वीडियो बना दूं, यहां पर मैं ये तसल्ली दे रहा हूं कि कोर्स के अंदर ये सब कुछ कवर होएगा, ये सब कुछ कवर होएगा। मैं एक वीडियो बना दूं 3 घंटे की, उसमें पावर पैक कर दूं, तो उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। कोर्स के अंदर ये सारी चीजें यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो अपना एम क्या होएगा? सिर्फ ये एम है अपना, सिलेक्शन विद एफिशिएंसी। ये मेरे दिमाग के अंदर है, जिसको कॉन्स्टेंटली मैं अपने दिमाग में रखूंगा पूरा कोर्स आपको करवाते हुए, ठीक है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये वीडियो क्लासेस एक बार मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखो, अब पेड कोर्सेज में जाओगे ऐप के ऊपर, मैंने वेबसाइट दिखा रखी है यहाँ पर, आप वेबसाइट पर भी सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब यहाँ पर भी कोर्स आप देख सकते हैं। आप एप्पल यूज़ करते हैं तो वेबसाइट के थ्रू देख लो, ठीक है? पेड कोर्सेज में गए, यहाँ पर हम गए भाई मैथ के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया अपना, ठीक है? तो यहाँ पर आप मैथ्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ये देख लो। यहाँ पर न्यू कंसेप्ट्स बाय एडिक्विटी, कैलकुलेशन बूस्टर, बाद में इसकी बात करूंगा। तो किसी भी टॉपिक को आप खोलोगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी दोस्त। एक तो वीडियोस के अंदर वीडियोस हो गई, यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ हो गई जो मैं बता रहा था एनोटेशन की, ठीक है? यहाँ पर आपको पीडीएफ हो गई प्रैक्टिस की पीडीएफ, और यहाँ पर आपके क्विक रिवीजन पॉइंट्स और हैंड रिटन नोट्स हो गए, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है जी? नेक्स्ट, नो द वैल्यू ऑफ द कंटेंट यू हैव। जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि देर इज नो नीड ऑफ ए सिंगल क्वेश्चन, ए सिंगल कंसेप्ट, ए सिंगल मेथड। कहीं से भी कुछ, कोई क्वेश्चन, कंसेप्ट, मेथड आपको पता चले, आपको उसकी नीड नहीं है। वो ऑलरेडी मेरे को पता होगा, या तो मैंने किसी न किसी फॉर्म में आपको वो करवा दिया है, हो सकता है डिफरेंट नाम से, या फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लोग करते क्या है, 20 तरीके के सवाल एग्जाम में आए, वो सिर्फ 3 तरीके के सवाल पे लग रहा है, उस टाइप के में यूनिवर्सल नहीं है, वो 3 इकट्ठा करवा के बच्चों को बता देते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मैं सिंपली आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक भी चीज़ की आपको नीड नहीं है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इवन एनी पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? कोई भी पीडीएफ आपको कहीं से नहीं चाहिए। तो यू डू नॉट नीड एनी कंटेंट अदर देन दिस कंटेंट जो आपको मिल रहा है। अगर आप ये जो फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर प्री प्लस मेंस दोनों लेवल कवर हैं, ठीक है? जो अपना टीयर 2 बैच होता है, इन वे प्री प्लस मेंस, उसमें भी दोनों कवर होते हैं, आगे मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। तो फाउंडेशन बैच जो आप कर रहे हो, प्लस इसके अलावा मॉक टेस्ट, ठीक है? बस इन दोनों चीज़ों से द एम विल बी अचीव्ड मिनिमम टाइम एंड एफर्ट के अंदर। सिर्फ ये 2 चीज़ चाहिए, ये इस बैच में आपको मिल रहा है, और एक उसके अलावा मॉक टेस्ट अपने बैच कंप्लीट होने के बाद देने हैं, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम के पास देता हूं, और आगे आगे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये सिंपल चीज समझ गए? ओके जी। नेक्स्ट,
हाउ टू यूज दिस कोर्स। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर मैंने दिखाया था अभी, हाँ जी। तो उसमें आप क्लास 1, ये आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है जी, हाँ दिख रहा है, नहीं तो एचडी में कर लेना, किसी को नहीं दिख रहा तो वीडियो। क्लास 1 आप देखोगे, क्लास 1 की वीडियो, आप क्या करोगे, आप पॉज करोगे और सोल्व करोगे क्वेश्चन को मेरे करवाने से पहले। मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट करवाऊंगा तसल्ली से, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। आपने पॉज करना है, खुद कोशिश करनी है, वहां पर क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, खुद कोशिश करनी है सोल्व करने की। आपसे सोल्व हो गया तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो, सोल्व नहीं हुआ तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा, पॉज करके उसे सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाए या ना हो, किसी भी केस में ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई। तो पहला स्टेप, तो पॉज एंड सोल्व बिफोर मी एंड देन वॉच द सॉल्यूशन इन एनी केस, ठीक है। सेकंड, सोल्व थ्रू प्रैक्टिस पीडीएफ। अब ये प्रैक्टिस पीडीएफ क्या है, मैं आपको दिखा ही देता हूं भाई। किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसे घुसोगे तो ये है व्यू पीडीएफ, एक चैप्टर की एक पीडीएफ होगी दोस्त, ये है जैसे नंबर सिस्टम की पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो आपने करना क्या है, मैंने बताया था इसके अंदर वही क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप क्लास के थ्रू गुजर चुके हो, आप वीडियो देख चुके हो, हाँ जी सर, उन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले सॉल्व कर चुके हो और मेरा सॉल्यूशन भी देख चुके हो, एक स्टेप हो गया। उस क्लास के तुरंत बाद आप क्या करो, हो सकता है उस क्लास के अंदर 15 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, 20 क्वेश्चन है, हाँ। और अभी के अभी आपने किए हैं, जी हाँ, तो अभी तुरंत ही उस क्लास के बाद आपने क्या करना है, जो प्रैक्टिस पीडीएफ है उसमें से वही क्वेश्चन आपने सोल्व कर देने। और ये जो प्रैक्टिस पीडीएफ है, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट बताई है, इनकी आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना पहले ही दिन। प्रिंट आउट निकालोगे, पिन मारोगे, फट जाएगा, गुम हो जाएगा। सारे टॉपिक्स की स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना मार्केट में, वो करा लेना। अगर जब मैं इसके ऊपर बुक लिख दूंगा, आप लोगों को बुक दे दूंगा सेम क्वेश्चंस की, तब तक आप इनकी स्पाइरल बाइंडिंग करवा लो, ठीक है। ओके, बुक का वेट मत करना, ठीक है, ओके। आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा लो। तो फिर आपने करना क्या है, वो क्लास देखी, उसके बाद वो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब अगले दिन जब आप क्लास 2 देखोगे तो आपने सेम काम करना है, पोज एंड सोल्व द क्वेश्चंस बिफोर मी, वॉच द सॉल्यूशन, ठीक है। उस क्लास के तुरंत बाद क्या करोगे, सोल्व थ्रू प्रैक्टिस पीडीएफ्स आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद जो प्रैक्टिस पीडीएफ है उसको सोल्व करोगे, और पहले दिन जो क्लास थी उसकी पीपीटी एनोटेशन देख लेना, ये क्लास सोल्व करने से पहले पीपीटी। अब ये पीपीटी एनोटेशन मैं कौन सी बोल रहा हूँ, ये मैं सब कुछ दिखा ही देता हूँ आपको इस वीडियो में, जब दिखा ही रहा हूँ तो, है ना। यहाँ से आप लेक्चर्स देखोगे, ये लेक्चर है, इसके नीचे व्यू पीडीएफ। तो ये देखो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वैसे होएगा। तो एक बार अगले दिन की जो क्लास करोगे उससे पहले पिछली क्लास की 20-22 फोटो होंगी, ये बस इनमें से एक बार गुजर जाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा ये पढ़ा था, ये हाँ ये है, फिर अगला हाँ ये है, फिर अगला हाँ ये है। आपकी 5 मिनट लगेंगी, आपको मैं एक एक्स्ट्रा रिवीजन करवा रहा हूँ इस स्टेप के थ्रू, स्टार्टिंग से एंड तक जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे कोर्स को यूज किया ना, आप दी मोस्ट एफिशिएंट वे से कोर्स को यूज करेंगे, ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके जी। तो आपका नंबर सिस्टम पूरा हो गया ऐसे करते करते, जी हाँ। फिर आप अगले टॉपिक पे आ जाओ, ऐसे करते करते अगला टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर आप अगले टॉपिक पे आ जाओ, ऐसे करते करते अगला पूरा हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये चीज समझ में आ गई। और जब यूज सर्कल टेक्निक टू कस्टमाइज यूर प्रिंट आउट, जो आप प्रिंट आउट करवा रहे हो स्पाइरल बाइंडिंग, उसके ऊपर सर्कल टेक्निक यूज करनी है, उसको कस्टमाइज करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए। क्या मतलब है सर, जब आप प्रैक्टिस पीडीएफ सोल्व करोगे, आपने अभी अभी क्लास ली है, उसके बाद आप प्रैक्टिस पीडीएफ सोल्व कर रहे हो, फिर भी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपसे ना निकले, या थोड़ा सोचना पड़े, फिर आपके दिमाग में अरे ये तो ऐसे हुआ था, तो उसको सर्कल कर लो, क्योंकि उस क्वेश्चन ने आपको तकलीफ दी है अभी। जब कई सारे दिन हो जाएंगे बिना सोल्व किए तो वो फिर से तकलीफ देगा, तो उसे अभी सर्कल करके रख देना। नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए,
जब आप रिवीजन करोगे, सेकंड टाइम कोर्स में से निकलोगे, सेकंड टाइम कैसे निकलना है सर, डर तो नहीं गए, अरे सेकंड टाइम निकलना है, बताऊंगा कैसे निकलना है सब कुछ, टेंशन मत लो। सेकंड टाइम जब निकलोगे तो अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाए, मान लो पहला दूसरा तीसरा, आपने तीसरे के ऊपर सर्कल मारा था, अगर ये हो जाए तो रबड़ से इसे मिटा देना, पेंसिल से कर लेना, अगर फिर भी ना हो तो सर्कल मार देना। एक और कि भाई साहब इसने दोबारा भी तंग किया था, दोबारा भी नहीं हुआ, ठीक है। जब आप तीसरी बार पीडीएफ करोगे तो अगर हो जाए तो एक बार सर्कल मिटा देना, मान लो उस वक्त पांचवा नहीं हुआ तो पांचवें पे सर्कल मार देना। तो जब आप पेपर के पास होगे, जिन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा सर्कल होंगे वो आपको ज्यादा तंग कर रहे हैं, सिर्फ उनमें से एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल में से आप गुजर सकते हो, ठीक है। पेपर के पास जो स्टडी मटेरियल है आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, ऐसे कस्टमाइज करके कोई भी नहीं दे सकता आपको, हर एक बंदे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ओके जी, नेक्स्ट अब कुछ जरूरी बातें देखो भाई। यू विल फॉरगेट प्रीवियस कंसेप्ट वाइल डूइंग नेक्स्ट टॉपिक। जब आप अगला टॉपिक करोगे और आप एक बार पिछले टॉपिक के ऊपर नजर मारोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं तो पिछले जो कंसेप्ट है वो भूल रहा हूं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसमें टेंशन मत लेना, हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। बट ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर आप इंसान हो तो आपके साथ ही होगा, सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको रिडंडेंट लगती है कि ये जरूरी नहीं है, उसको भूलने की कोशिश करता है। तो सर उस ह्यूमन ब्रेन को लगेगी कैसे कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, उसको बार बार रिवाइज करो, पहली बार करो तो तसल्ली से करो, फोकस के साथ कर रहे हो तो उसको लग रहा है जरूरी होगी, बार बार कर रहे हो तो उसको लग रहा है जरूरी होगी, इसलिए तो रिवीजन से चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो हम कैसे रिवाइज करेंगे बताऊंगा। यू वॉन्ट बी एबल टू सोल्व क्वेश्चन यू सोल्व अर्लियर, ये भी होएगा कि पहले जो आपने फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे, हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन भी आप ना सोल्व कर पाओ, तो आपको लगेगा कि यार पहले से ही मेरा मैथ खराब हो गया, नहीं हुआ, आपने एक राउंड सिलेबस में से मारा है, आप पहले से बहुत बेहतर जगह पर हो, बस अभी एक रिवीजन आप दूर हो बहुत बढ़िया जगह पर आने के लिए, ठीक है। तो डरना नहीं है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। कीप रिवाइजिंग कंसेप्ट्स ऑफ प्रीवियसली डन चैप्टर्स थ्रू QRPs एंड HW कंसेप्ट नोट्स, हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब नंबर सिस्टम आपने कर लिया और फिर आप HCF LCM कर रहे हो, तो HCF LCM कर रहे हो जब आप, तो आप नंबर सिस्टम के जो QRP हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट्स, या तो उनसे अगर आपको जरूरत हो रहा है कि मैं तो वीडियो के थ्रू देखूंगा, या फिर इसके जो हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, QRPs क्या होते हैं, क्विक रिवीजन पॉइंट्स, नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट मिनिमम टाइम में, जब आप ये कर रहे हो तो आपने ये करने, जब आप अगले टॉपिक के ऊपर चले जाओगे तो इस टॉपिक के हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स भी कर लेना, इसके QRP, क्योंकि QRP आपका टाइम लेंगे, इसके QRP हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स, फिर अगले पर जाओगे तो सिर्फ जस्ट पहले वाले के QRP कर लो और पहले वालों के हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स के ऊपर नजर मार लो, फिर भी आप भूलोगे। बट मैं आपको दी बेस्ट चीज बता रहा हूं कि आप इस जगह पर बहुत जल्दी पहुंचोगे और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ पहुंचोगे, जो मैं बात बता रहा हूं वो मान लो, तो ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, डोंट राइट नोट्स ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के दौरान आपको नोट्स नहीं लिखने हैं दोस्त, नोट्स नहीं लिखने हैं फर्स्ट टाइम के दौरान, आपको फोकस करना है कंसेप्ट को समझने में। फर्स्ट टाइम आपको कंसेप्ट इतना अच्छा उस डिटेल में समझ में भी नहीं आएगा कि बहुत बढ़िया नोट्स बना दो, नहीं, ऐसे समझ में आएगा, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब दोबारा करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बढ़िया नोट्स कब बनेंगे, जब क्लैरिटी ज्यादा हो, समझ गए। भले ही आपको क्लैरिटी 100% आएगी, बट दोबारा करोगे तो वो 150% हो जाएगी, ठीक, पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी, हमेशा ऐसा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तो नोट्स फर्स्ट टाइम में मत बनाओ, और नेवर राइट क्वेश्चंस। कई लोग साफ भाषा में क्वेश्चंस लिखते रहते हैं, एक फेयर नोटबुक बना देंगे, आप स्कूल में नहीं हो, आपको हमेशा रफ नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन ये जो है ये सोल्व करने और फेंक दो उस रफ नोटबुक को, ये रिकॉर्ड में रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो आपने परसेंटेज सोल्व किया था मत रखो अपने पास, क्लियर है मेरे भाई, ओके। जब सेकंड टाइम हम कर रहे होंगे तो उस वक्त हम नोट्स बनाएंगे,
टाइम टू टाइम क्या होगा, लोग फोमो क्रिएट करेंगे, और ये लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, आपके फेलो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कई लोग फोमो क्रिएट करेंगे टू सेल यू थिंग्स। ठीक है, देखो मैं भी कोर्स पढ़ाता हूँ, उसमें एनरोल करने के लिए स्टूडेंट से फीस लेता हूँ, बट हम ये भी सोच सकते हैं कि हम ईमानदारी से सच सच बोलें, जितने लोग एनरोल करेंगे कर लेंगे। हम ये भी सोच सकते हैं, मतलब एक आदमी ये भी सोच सकता है कि भैया कैसे भी कुछ भी करके बहुत सारे लोगों को एनरोल करवा देते हैं। अपनी अपनी सोच के लोग हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि लोग आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर फियर मॉन्गरिंग करेंगे, आपके रास्ते में ये होगी। आपकी जिम्मेवारी है कि आप इनसे बचना। अब ऐसा पैटर्न आ गया है बेटा, अब पहले वाले कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा। फियर मॉन्गरिंग है नेसेसरी। जब पहले वाले कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा सर जी, तो आप तो पहले वाले कंसेप्ट से पढ़ाते थे, तो अब आप आज भी क्यों टीच कर रहे हो? नए टीचर आ जाने चाहिए। जब पहले वाला सब कुछ इरिलेवेंट ही हो गया, बेटा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं किया तो बेटा तुम तो गए, तुम्हारी तैयारी खराब है। तो इस तरीके की चीजों से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको नहीं करनी चाहिए, भाई नहीं करनी चाहिए, बट आपकी जिम्मेवारी है, आपको बचना है। खुद की जिम्मेवारी आप खुद लो। अगर आप सारा कंटेंट करोगे, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपने ये फाउंडेशन बैच मैंने जैसे बताया वैसे किया, उसके बाद मॉक टेस्ट मैं बताऊंगा जब पेपर पास आएगा, तो मॉक टेस्ट कैसे करने यूट्यूब पर बताता हूँ ये सब कुछ। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो आपके एम को अचीव करने से रोक दे, ये बता रहा हूं। बहुत कम उम्र में, बहुत कम टाइम में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। प्रोफाइल सबसे स्ट्रांग ही है मेरा एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, ठीक है, चीज़ों को बेचने के लिए, अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि बाद में लोग उनसे चीज़ें खरीदें, लोग इसके लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, तो इस चीज़ से बचना भाई। ठीक है, मैं आपको एसएससी के लिए टीच करता हूं, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, एक टीचर हूं जो ईमानदारी से अपना काम करता हूं, और कोई भी आदमी महान नहीं है, सब आपकी तरह आदमी ही है। ठीक है, ओके जी। मैनी पीपल विल टेल यू कि नहीं होगा, आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार कोई आपको यह भी बोल सकता है कि भाई तुम्हारा नहीं होगा, ऐसे एसएससी नहीं होता। ठीक है भाई, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, सिंपल बात है, इसके ऊपर डिटेल में नहीं बोलूंगा। ओके जी, अब आपकी पूरी जर्नी मैं आपको दिखा देता हूं कि हम रिवीजन कैसे करेंगे और आपकी पूरी जर्नी कैसे होगी। तो आप मान लो टीयर 1 एग्जाम यहाँ पर है, टीयर 1 एग्जाम ऐसे मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना, तो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक टीयर 1 एग्जाम हो रहा है। ठीक है जी, और टीयर 2 एग्जाम यहाँ पर है, उसके 2 या 3 महीने के बीच में टीयर 2 एग्जाम होता है, हमें नहीं पता होता हमेशा, कभी 3 महीने में हो जाएगा, कभी 2 महीने के अंदर हो जाएगा। लगभग लगभग मोस्ट प्रोबेबली 90 दिन के अप्रोक्स में टीयर 2 एग्जाम होता है टीयर 1 के बाद। ठीक है, 3 महीने के करीब। ओके, तो मान लो आप फाउंडेशन बैच से प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, आपके टीयर 1 एग्जाम से लगभग लगभग 4 महीने पहले नोटिफिकेशन आती है। तो जो फाउंडेशन बैच है उसे करने में आपको एक बार 6 महीने के करीब का समय लगेगा, 6 महीने के करीब का समय लगेगा। और अगर आप 1.5 घंटे की वीडियो देखोगे फाउंडेशन बैच में, तो उसको करने में हो सकता है आपको 3 घंटे लग जाए, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 1.5 घंटे की तो वो वीडियो है, आप पॉज करके सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी टाइम लगेगा। तो उस वक्त वीडियो की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ रही, बट आप सोल्व कर रहे हो, तो सोल्व करते हुए अननेसेसरी जल्दबाजी नहीं करनी, और ये भी नहीं है एक क्वेश्चन पर 10 मिनट दे दो, ठीक ठाक से अपना टाइम दो, जब आपको लग रहा है यार नहीं होगा फिर देख लो। ठीक है, तो एक बार करने में आपको फाउंडेशन बैच 6 महीने लगेंगे, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। फिर आपको करना चाहिए टीयर 2 बैच। सर आप एक और चीज मुझे दे रहे हो कि मैं इसके अंदर एनरोल कर लूँ? नहीं, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूं, बिकॉज ये बेस्ट स्टेप होता है इसके बाद करने का। तो मैं करता क्या हूं, जब भी नोटिफिकेशन आती है टीयर 1 की, देखो टीयर 2 बैच एक अलग से बैच है, बट जब भी नोटिफिकेशन आती है टीयर 1 एग्जाम की कि भाई टीयर 1 एग्जाम होगा, उस वक्त मैं टीयर 2 बैच का कंटेंट, आप फाउंडेशन बैच में हो, एक एक बच्चा जिसके पास फाउंडेशन बैच है उसके बैच के अंदर मैं डलवा देता हूँ, वो विजिबल करवा देता हूँ कि भाई तुम्हें दिखने लगेगा। टीयर 2 बैच के अंदर एग्जैक्टली सेम चीजें होती हैं फाउंडेशन बैच वाली, बट वो फास्ट होती हैं। ठीक है, कंसाइज होती हैं। तो ये बैच एक बंदा 2 महीने में कर सकता है। तो जिसने ये बैच किया उसके बाद अगर कोई ये बैच करेगा
तो ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आएगा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें सेम है, उसी ऑर्डर में है, उसी लेवल टाइप से हैं, तो ये आपको ऐसे लगेगा कि आप फाउंडेशन बैच ही रिवाइज कर रहे हो, बट काफी कम टाइम में ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने पीडीएफ करनी है कम से कम 2 बार। तो आपको मिनिमम मिनिमम 3 बार आपको कोर्स में से निकलना है। एक बार आप कोर्स कर लो, 2 बार पीडीएफ कर लो, एक बार कोर्स कर लो, 2 बार पीडीएफ कर लो, ऐसे आपने निकलना है। वैसे अगर आप 2 बार कोर्स में से निकल जाते हो ना, मतलब कि वीडियोज में से अगर आप 2 बार निकल जाते हो, परफेक्ट क्या रहेगा, वीडियोज में से 2 बार निकल जाओ और उसके बाद पीडीएफ करते रहो। तो वीडियोज में से 2 बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाउंडेशन बैच में से निकल जाओ, फाउंडेशन बैच कर लो फिर टीयर 2 बैच कर लो। ठीक है, इसकी अलग से कॉस्ट नहीं होगी, ये मैं खुद मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा आगे आने वालों, हर साल मैं ऐसा ही करूंगा आगे से। ठीक है, तो उसके बाद सर पीडीएफ में टीयर 2 बैच की करूँ या फाउंडेशन बैच की, जितना आपके एग्जाम को टाइम लग रहा है उसके हिसाब से चाहे फाउंडेशन बैच की पीडीएफ कर लो, आपने प्रिंट आउट निकलवा रखा है, या फिर एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने से मत डरो भाई, कुछ 100-150 रुपए लग जाएंगे, टीयर 2 बैच की निकलवा लो स्पाइरल बाइंडिंग और वो कर लो, वो थोड़े से कम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में आने तक आप बार बार पीडीएफ करोगे, जब वीडियो देखने की जरूरत फील होगी तो आप किसी भी बैच से वीडियो देख सकते हो। क्लियर है दोस्त? तो नोटिफिकेशन से तो पहले ही स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, अब नोटिफिकेशन आ गई है, कई लोग इस वक्त जगते हैं, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो भाई साहब अगले साल टारगेट करो अब, या फिर टीयर 2 बैच से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उस वक्त मैं टीयर 2 बैच विजिबल करवा दूंगा। ये है, फाउंडेशन बैच से करने का वक्त नहीं होता इस वक्त। तो मिनिमम जब आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10-1 महीने का वक्त हमें, एक हेल्दी पीरियड है, इतना हमें देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप अगर पेपर से 10 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके कुछ दिन पहले स्टार्ट करने से पेपर नहीं निकलेगा, आप तो 1 दिन पहले स्टार्ट कर दोगे, इतने में कैसे करूं, नहीं। ये लगभग लगभग हेल्दी पीरियड है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से रिवीजन, अच्छे से सिलेबस कवर, इतने में आप गारंटी ले पाओ किसी ने अच्छी मेहनत करी है तो कि मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है भाई, और जो टीयर 2 बैच है ये मैं बनाता क्यों हूँ, ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि जो बच्चे टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से सारे सिलेबस को करना है, तो उनके लिए मैं बनाता हूँ, ये मैं फाउंडेशन वालों के लिए बनाता नहीं हूँ। तो जैसे ही आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा मैं टीयर 2 बैच को हाइड कर दूंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से गिफ्ट आप लोगों को देता हूँ, ताकि जिसको टीयर 2 बैच में एनरोल करना हो वो करे। पहले मैं यही करता था, सिर्फ फाउंडेशन आप लोगों के पास है, टीयर 2 में जिसको एनरोल करना है करे, बट ये एडिशनल मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, तो सर इस टीयर 2 बैच में होता क्या है, एक बार वो मैं आपको बता दूं। फाउंडेशन बैच और टीयर 2 बैच दोनों के अंदर सेम सिलेबस है, इसमें सेम सिलेबस को डिटेल्ड वे में करवाया गया है, लगभग 6 महीने लगते हैं, इसमें सेम सिलेबस को फास्ट करवाया गया है, फास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस बैच है एक हिसाब से। इसका नाम टीयर 2 बैच नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए फास्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच, इसका नाम होना चाहिए फाउंडेशन बैच, बट बच्चे इससे रिलेट करते हैं तो मेरे को ये रखना पड़ता है। तो सेम सिलेबस है, इसमें कंसाइज कर रखा, ऑफ कोर्स इससे थोड़े कम क्वेश्चन होंगे बट उनकी कमी फील नहीं होगी। तो सर क्या मैं डायरेक्टली टीयर 2 बैच में एनरोल कर जाऊं, नहीं, ये सोचकर करवाया जाता है कि एक बार आपने सिलेबस कर रखा है, वो मजा नहीं आएगा, मतलब कि वो बात नहीं बन पाएगी जो बननी चाहिए, तो एटलीस्ट एक बार ये किया हुआ होना चाहिए बच्चे। ठीक है, सेम सिलेबस में बोल रहा हूं, यहां पर स्टार मार्क है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो टीयर 2 के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे। हालांकि ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पर भी ऐड करवाता हूँ आपके बैच में, ताकि किसी को बाद में टीयर 2 बैच नहीं लेना, वो बच्चा यहीं से सारी तैयारी कर लेगा, तो उसके पास भी वो टॉपिक हो, यहाँ पर मैं डलवाता हूँ। ठीक है भाई, अगर मैं टीयर 2 प्रिपरेशन की कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ वो मैं फाउंडेशन में भी डलवाता हूँ। ठीक है, ऐसे मनी माइंडेड होके एटलीस्ट काम नहीं करते, नहीं तो भाई मतलब मेरे जैसे बंदे को तो मन की शांति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, तो आपके पास 2 ही चीजें हैं, एक बैच कर लो, एक मॉक टेस्ट दे लो, काम खत्म। बैच कैसे करना है पहले ही बता चुका हूं, ये बैच का आपका जर्नी है सारा, ओके जी। और मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट आपको सिखाता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कहीं पर कोई कमजोरी तो नहीं रह गई, कोई कंसेप्ट कमजोर तो नहीं रह गया, उसे हम फिर बाद में रिवाइज करते हैं।
और मॉक टेस्ट रिवीजन और प्रैक्टिस भी हमारी करवाता है। वीकनेस आइडेंटिफाई हो जाए तो स्पेसिफिक पोर्शन या कंसेप्ट की हम रिवीजन करते हैं। ठीक है जी। अब मॉक टेस्ट के बारे में देख लो। मॉक टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट कैसे हमें देना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट, उसका एक तरीका होता है। तो ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, क्लियर है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब देख लेना। इस वीडियो में सब कुछ पिरोकर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने का इस वीडियो के अंदर बता रखा है। यहाँ पर आप वीडियोस के नाम देख सकते हो, इन नाम से जब आप सर्च करोगे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट को देना कैसे है, उसे देने के बाद उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, ये है। ठीक है जी, ओके भाई साहब। अब डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिवीजन पॉसिबल। अब आपने रिवीजन करना है। हो सकता है आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग हो, कोई टॉपिक वीक रह गया, करने के बावजूद भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, आपका एग्जाम पास है। तो कुछ टॉपिक को आप अलग तरीके से रिवाइज करोगे, कुछ टॉपिक को आप अलग तरीके से रिवाइज करोगे। आपके पास एनफ टाइम है तो सारे टॉपिक्स को आप थोरोली रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन कैसे कैसे हो सकता है, रिवीजन हो सकता है कंसेप्ट्स नोट्स से। आपका टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाते हैं, फिर भी आपको वो टॉपिक रिवाइज करना चाहिए, तो उसके हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स, ठीक है। रेगुलर रिवीजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। एक रिवीजन हो सकता है क्विक रिवीजन पॉइंट्स से, कई दिन हो गए उस टॉपिक के कंसेप्ट्स करे, हैंड रिटन नोट्स से करेंगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। क्यूआरपी इसको 2x पर करके देख लो, फिर से तरोताजा हो जाएंगे सारे कंसेप्ट्स। एक रिवीजन होता है बोर्ड की एनोटेशन से, मैं धीरे धीरे रिवीजन का वो बढ़ा रहा हूं लेवल, इससे रिवाइज करोगे, ठीक है। इससे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल का ये रिवीजन है, इससे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल का ये रिवीजन है। कि जो आपकी बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो वाली पीपीटीज, क्वेश्चन भी होएगा, मैंने जो सॉल्यूशन किया वो भी होएगा, उनको आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा और डिटेल में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, बट आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने पड़ेंगे, तो कम टाइम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा हाई लेवल का रिवीजन करना है तो आप सारी पीडीएफ्स को सोल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हाई लेवल का रिवीजन करना है तो आप टीयर 2 बैच को देख लो। इससे ज्यादा और हाई लेवल का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच तो एक हिसाब से आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर बताया, फाउंडेशन बैच के बाद आप टीयर 2 बैच को ही बार बार देख सकते हो, या एक बार ये बैच देखने के बाद बार बार पीडीएफ करते रहो, दैट्स इट। ये आपका पाथ है दोस्त, ठीक है भाई। तो अगर आपके पास कम टाइम है और टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, इनमें से कोई भी चीज है, तो पहले 3 वाले रिवीजन। अगर आपके पास टाइम एनफ है या फिर टॉपिक भाई वीक है तो बढ़िया सा रिवीजन करना पड़ेगा, तो यहां से रिवीजन करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि पूरे बैच का रिवीजन इस टाइप से करो या पूरे बैच का रिवीजन इस टाइप से करो, आप मिक्स कर सकते हो रिवीजन टाइप। पेपर पास है तो कुछ टाइप का ऐसे कर सकते हो, कुछ टाइप का ऐसे कर सकते हो। तो जब आप बैच स्टार्ट कर रहे हो तो फिलहाल आपके मन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि सर इसमें क्या है, मैं तो अच्छे से रिवीजन करूंगा। लेकिन जब पेपर पास आएगा तब आप लोग मेरे से ये अलग अलग तरीके के डाउट पूछते हो, तो मैंने सब कुछ इस पीपीटी के अंदर डाल दिया। तो इसलिए हर 1 महीने के बाद एक बार इसके ऊपर नजर मार लेना। आपको पता नहीं होगा आपको ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है, ठीक है जी। ये मैं बता चुका हूं, ये भी आप लोग बाद में बहुत पूछोगे टीयर 2 के पास, ठीक है। तो यानी कि 2 ही चीजें हैं, कोर्स करेंगे, उसके रिविजन्स करेंगे बहुत सारे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के बारे में, जब आपका पेपर पास आए तो आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी लोग फियर मॉन्गरिंग और फोमो का यूज करते हैं अपने मॉक्स बेचने के लिए। इररिलेवेंट मॉक्स बता देंगे, इम्प्रैक्टिकल सोल्व करने के तरीके बता देंगे, ताकि आपके मन में उनकी इज्जत बढ़े, भैया ये तो बहुत तेज आदमी है, इसका मॉक तो लेना पड़ेगा, ये मॉक नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके से। तो जिम्मेवारी किसकी है उससे बचने की? मैं भी शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ कि भाई इन चीज़ों से बचना, बट आप भी अपने दिमाग में रखना, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स दे सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मॉक टेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं भाई, टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, दी पंडित वाले हो गए, आरबी वाले हो गए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। मेरी क्या कोशिश रहेगी, मेरी ये कोशिश रहेगी इस बार जो टीयर 2 वाला बैच है उससे पहले मैं आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहा हूं। मैं टीयर 1 से पहले भी आपको इतने मॉक टेस्ट दे दूंगा रिलेवेंट कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मॉक टेस्ट मैं जहां तक कोशिश हो सकेगी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
वीडियो सॉल्यूशन के साथ देता रहा करूंगा। ठीक है भाई, बाकी जो भी प्लेटफॉर्म आपको रिलेवेंट मॉक्स कराए तो वहां से करो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये देख लेना कि इररिलेवेंट ना करा रहे हो। आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया। कुछ और पॉइंट्स देखो, अपने बैच के अंदर जो मेथड्स हैं उनमें मैं एक चीज देखता हूं कि भैया वो जो मेथड है वो इजी होना चाहिए। मुश्किल होएगा तो क्या बात, सर अगर वो मुश्किल हो और बढ़िया मेथड हो तो मैं उसको आसान बनाता हूँ। अपने हर मेथड में एक खासियत है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि उस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स पर वो लगेगा। मैं आपको ये नहीं बताता कि कोई स्पेशल केस बता दिया वो 2-3 तरीके के क्वेश्चन में लगेगा है और मैंने छुपा लिया ये चीज कि देखो ये ट्रिक है, फिर बाद में जाके आप अटक जाओ, नहीं भाई। ठीक है, और वो फास्ट होएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अपने हर मेथड में होंगी, जो भी मेथड मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने का बताऊंगा। ठीक है भाई, और फिर भी आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। जितनी चीजें याद रखनी होती हैं वो तो देखो याद रखोगे। ओके, अब अपने बैच की अपडेशन प्रोसेस क्या होती है, तो अपडेशन प्रोसेस आगे डिटेल में बताऊंगा। ऑलवेज गोइंग ऑन एंड एज पर नीड, हमेशा चलती रहती है और एज पर नीड है, आगे डिटेल में बता दूंगा। गेट प्रिंट आउट ऑफ बैच कंटेंट्स डिटेल, हाँ ये मैं बता देता हूँ एक चीज। देखो बैच के अंदर, ये अपना बैच है भाई, ये अपना बैच है, यहाँ पर मैथ्स का सारा कंटेंट है और यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी है। इसी के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो, बैच के अंदर ये आप स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हो, आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हो। अब आप देखो बैच के अंदर मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 में बोल रहा हूँ ना कि टीयर 2 की मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मान लो तो मैं फाउंडेशन बैच में डालूंगा, हर साल डालूंगा भाई, किसी को ना एनरोल करना हो। ठीक, ओके जी। तो जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की वीडियो आप देख रहे हो उसमें व्यू पीडीएफ करोगे तो इस वीडियो की पीडीएफ आ जाएगी। व्यू पीडीएफ 2 करोगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा कि अपने बैच के अंदर कौन कौन सी वीडियो है और वो कितने कितने टाइम की है। तो आपने करना क्या है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो और यहाँ पर टिक लगा लो कि मैंने ये देख ली। यहाँ पर मैंने 4 टिक बॉक्स दे रखे हैं कि मैंने देख ली, मैंने देख ली। पहले आप लिख सकते हो यहाँ पर ऊपर की फाउंडेशन बैच कि मैं फाउंडेशन बैच से देख रहा हूँ, फिर लिख सकते हो टीयर 2 बैच की टीयर 2 बैच से ये होगी, फिर लिख सकते हो पीडीएफ एक बार की, एक बार पीडीएफ कर ली, पीडीएफ 2 बार उस चैप्टर, ऐसे कर करके आपके पास आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने सब कुछ कर लिया कि नहीं कर लिया, ये सारा कंटेंट। और विद टाइम जैसे जैसे मैं अपडेट करूंगा ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मान लो कल को प्रॉफिट एंड लॉस में 7 की जगह 8 या 6 लेक्चर हो जाए तो वो चेंज कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके जी, इसका प्रिंट आउट कर लो, 4 पेज होंगे, कहीं पर चिपका लो या रख लो। स्पाइरल बाइंडिंग जब आप करवाओ तो उस बुक के अंदर इनका प्रिंट आउट रख लो। ठीक है, 2-3 प्रिंट आउट करके उसके अंदर रखवा लो ताकि मान लो फट जाए तो अगली के ऊपर निशान लगा पाओ, जैसे भी आपने करना है। क्वेश्चंस के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ कंसेप्ट्स के बनाने हैं, वो भी सेकंड टाइम बैच करते हुए। यानी कि जो मैंने आपको बताया था दोस्त, नोट्स आप तब नहीं बनाओगे जब आप फाउंडेशन करोगे, यहाँ पर नोट्स बनाओगे, यहाँ पर नोट्स बनेंगे क्योंकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़िया हो चुकी होगी यहाँ तक। क्लियर है भाई? और क्वेश्चंस के तो कभी नहीं बनाने, उसका तो आपने प्रिंट आउट ले लिया है स्पाइरल का। ओके जी, अब ये बैच आपको ऐसे ऐप के अंदर दिखता है, स्ट्रेटेजी होगी, मैथ्स होगी और यहाँ पर टेलीग्राम दिखेगा। तो टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल या ग्रुप जो आपने ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर सारी अपडेट्स या फिर यहाँ पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अपडेशन फिलहाल कैसे चल रहा है और अपडेशन का लॉन्ग टर्म व्यू मेरा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फिलहाल क्या हो रहा है, ये अपना कोर्स का कंटेंट है सारा, मान लो ये अपना कोर्स का कंटेंट है जो मैंने आपको दिखाया। फिर एक एग्जाम हो जाएगा, मान लो एक एग्जाम हो गया, एक एग्जाम होते ही पूरा कोर्स ऐसे हो जाएगा, नहीं। वो एक एग्जाम आज हुआ है, मैं आज भी अपडेट करना स्टार्ट करूंगा। एक कोर्स को बनने में 8 से 9 महीने लगते हैं, तो 9 महीने लगेंगे, उस दौरान और भी एग्जाम हो जाएंगे। कैसे अपडेट करें? लाइव बैच भी लेंगे तो भी कैसे अपडेट करें? मान लो मैंने नंबर सिस्टम HCF LCM से पढ़ाकर मैं टाइम एंड वर्क पर आया, आज एक एग्जाम हो गया, तो इसके क्वेश्चन मैं अगले चैप्टर में तो ले लूंगा, लेकिन ये तो मैं बना चुका हूं। तो इस बैच के जो स्टूडेंट है उनको तो इन ए वे अपडेटेड मिले ही नहीं, ना रिकॉर्डेड में मिलेंगे ना लाइव में मिलेंगे। जो लोग चिल्लाते हैं अपडेटेड अपडेटेड, नहीं मिलते उनको, तो कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। वही मैं आपको समझा रहा हूं, देख लो।
एक एग्जाम हुआ, उसके अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, मान लो कोई नया कंसेप्ट या फिर नया क्वेश्चन उसने पूछ लिया, जो कि बहुत रेयर होता है। इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, नया बहुत ही रेयर आता है, ठीक है जी। या फिर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं और उनमें कुछ नया भी नहीं है, इनको तो इग्नोर ही मारेंगे। तो जो टाइप 1 के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, अपडेट मस्ट डू वीडियो मिल जाएगी एक अलग से कि ये लो। और फिलहाल बहुत सारे चैप्टर्स की इस साल के एग्जाम की ये यहाँ पर मिल चुकी है, और आगे वाले चैप्टर्स की आपको मिल रही है बार बार, टीयर 2 बैच में भी, फाउंडेशन में भी, हर जगह मिला करेगी। क्लियर है भाई? एक एग्जाम हुआ कि भाई इसमें ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, जब सीजीएल की 46 शिफ्ट होंगी, 40 शिफ्ट होंगी, तब जाकर मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो नए हैं, इतने मतलब इतने क्वेश्चंस में से। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक मान लो कि भाई 70-80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एग्जाम होएगा, इसका ये चीज हर टॉपिक के अंदर आ जाएगी। फिर आपको लगेगा सर ये अपडेट वाली वीडियो तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, उसका इलाज भी है। देखो, तो जो लेवल 2 के क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, इनके अंदर कुछ भी नया नहीं है, किसी ने एक बार कोर्स कर लिया तो उसको ये करने की जरूरत नहीं है, तो ये जाता है ऐसे एक वीडियो के अंदर, प्रैक्टिस ऑप्शनल वीडियो, कि भैया पहले अपना कोर्स कर लो। तो ये अपडेट मस्ट डू वाली, ये मैं आपको दिखाऊं किसी चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर तो अपडेट वाली वीडियो होती भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने काट दिया था क्या वो, अरे भाई खुल जाएगा क्या? अब खुल गया। देखो, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आपको मिलेगा हर चैप्टर के अंदर, तो हर साल ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है कि जिनको हम ये बोलेंगे नए हैं। जनरली आपको क्या मिलेगा, जैसे नंबर सिस्टम भी मैं अपडेट कर चुका हूँ, वीडियोस के अंदर आप जाओगे, ये देखो नंबर सिस्टम लेटेस्ट अपडेट मस्ट डू, कि भाई कर लेना। तो ये 18 वीडियोस हैं, इसके अलावा ये 19वीं देख ली तो आप हो गए अपडेटेड, बट फिर भी आपके पास टाइम है। तो भैया ये है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर हो गए। अब क्या होएगा आगे, अब ये वीडियोस भी अपने कोर्स के अंदर चली जाएंगी, कैसे जाएंगी वो मैं बताऊंगा। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक आए थे एडिक्यूटिव के, मुझे पता है वो बार बार उन कंसेप्ट के ऊपर नहीं पूछेगा अभी वाले वेंडर ने, तो न्यू कंसेप्ट वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, न्यू कंसेप्ट बाई एडिक्यूटिव, ठीक है। ओके जी, कहाँ पर क्या डला हुआ है ये तो बैच के अंदर जाके आपको पता चल जाएगा, अपडेशन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक तो अपडेट करने का ये तरीका हो गया, ताकि उस वक्त वो कोर्स जिस भी स्टूडेंट के पास है सबके पास सब कुछ चला जाए, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये सारे टॉपिक बन गए। अब मैं इसको री रिकॉर्ड कर दूंगा। जैसे लाइव बैच के अंदर क्या होता है, बंदे ने ये लाइव लिया, आपके पास ये कंटेंट आ गया, ये लाइव लिया, आपके पास ये कंटेंट आ गया। मैं जब इसको री रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। एक मिनट रुको भाई। तो फिलहाल अभी हम टाइमलाइन पर कहाँ पर हैं, हर साल ये टाइमलाइन होती है। अभी हम इस टाइमलाइन पर हैं कि मैं यहाँ पर हूँ कहीं, मैं टीयर 2 से पहले हूँ। तो जब टीयर 2 अपना खत्म होएगा फिर मैं इसकी री रिकॉर्डिंग पर फोकस करता हूँ, ठीक है। जब आपका टीयर 1 आगे है, जब आगे टीयर 1 है तो पूरा फोकस टीयर 1 पर, फिर टीयर 2 हो गया पूरा फोकस टीयर 2 पर, फिर टीयर 1 पूरा फोकस टीयर 1 पर, ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे चैप्टर के अपडेट मिल चुके हैं, बाकी के आगे मिलेंगे। जैसे ही ये री रिकॉर्ड होगा तो जिस बच्चे के पास 10 दिन की भी वैलिडिटी बची हुई है बैच की, उसको भी नई वीडियो तुरंत मिल जाती है। क्लियर है भाई? ये नहीं है नए नए लाइव बैच में लॉन्च करता रहूं, एक बच्चे का बैच अभी 8 महीने का पड़ा है, उसको लेटेस्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 2 तरीके के फॉर्मेट हैं, एक तो लाइव हो गया, और जो मैं बात कर रहा हूं मैं वीओडी की बात नहीं कर रहा, मैं ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो लाइव है और मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मैं बीच में बच्चों से बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा ना मैं बात। तो ये स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियो है अपने कोर्स के अंदर, जिनमें मिनिमम टाइम वेस्ट होता है, और आपको फर्स्ट डे पर जो कंटेंट मिलता है, आपको फर्स्ट डे पर जो कंटेंट मिलता है
जैसे ही आपने कोर्स के अंदर एनरोल किया, आपको सारा कंटेंट फर्स्ट डे पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वेट फॉर कंटेंट, आपको लगभग लगभग 1 साल कंटेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। चैप्टर 1 हुआ तो आपके कोर्स में सिर्फ चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 होगा, आपके कोर्स में सिर्फ ये 2 चैप्टर हैं, फिर सिर्फ चैप्टर 3 है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम पास आ गया है और चैप्टर 5 उसका वीक है और उसको ये रिवाइज करना था, तो वो कैसे करेगा? ट्रिग्नोमेट्री सबसे एंड में हो रहा है, उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, उसको ये रिवाइज करना था, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर कंटेंट अपडेटेड नहीं है, तो अपडेटेड का सीन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आप ऐसे लाइव बैच लेते रहते हो, आप यहाँ पर आए हुए हो, तो ये तो अभी भी अपडेट नहीं होंगे, तो अगले साल अपडेट होंगे। ठीक है, तो जो नया कंटेंट आता है एग्जाम का, वो 5% से ज़्यादा कभी भी नहीं होएगा। 95% कंटेंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी अपडेशन प्रोसेस के अंदर 95% सेम रहेगा, तो इन ए वे फर्स्ट डे आपको 95% कंटेंट मिल गया। ये 5% कंटेंट जैसे ही एग्जाम होएगा आपको अपने टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। और मैं फिलहाल इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लो। तो जैसे लाइव बैच में ये अपडेट तब होना था जब बंदा यहाँ पर लाइव पढ़ाते हुए आएगा, तो मैं भी ऐसे ही री रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये तब अपडेट होएगा जब मैं इसको री रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन हमें क्या फायदा है, हमें ये चीज पहले मिल चुकी है एग्जाम होते ही। ये चीज कोर्स हमारा अपडेट हो गया है, हमें 5-7 क्वेश्चन पीछे मिल चुके हैं, बस री रिकॉर्ड होएगा तो वो बीच में आ जाएंगे कहीं ना कहीं, जहां पर वो होने चाहिए थे जिस कंसेप्ट के हैं। ठीक है भाई, तो कई बच्चों को अपडेशन की चिंता थी, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है भाई। ठीक है, हर चैप्टर के ऊपर या हर 2 चैप्टर के ऊपर नया लाइव बैच अनाउंस कर दिया जाता है। जनरली आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए बातचीत भी होती रहती है कि भाई यहाँ पर पढ़ा दो, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अपना भी कुछ काम करने का तरीका है कि सर ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कि भैया 2 चैप्टर पढ़ाए, नया लाइव बैच लॉन्च कर दिया, 2 चैप्टर पढ़ाए, नया लाइव बैच लॉन्च कर दिया। इन ए वे कंटेंट वहां पर भी उतना ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये दी बेस्ट वे है, आपको कंटेंट पहले दिन मिल जाएगा। आप कंटेंट को कैसे भी पढ़ो, कुछ भी अपडेट हुआ आपको तुरंत विद एग्जाम वो मिल जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट बिटवीन क्वेश्चंस के बीच में, अब भाई बच्चों को सॉल्व करने का टाइम तो देना पड़ेगा टीचर को। तो अगर मैं 1 घंटे का कंटेंट डिलीवर करूं, तो बीच में टाइम को ऐड करके वो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, तो आपका कोर्स पता नहीं कितने घंटों का हो जाएगा। लेकिन मैं स्पेशली रिकॉर्डेड कर रहा हूं। ठीक है, तो मोर कंटेंट पर यूनिट टाइम, मेरे 1 घंटे के अंदर जनरली 2 घंटे के लगभग का आपको कंटेंट मिल जाएगा, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो को सॉल्व करने में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, नो टाइम वेस्ट बिटवीन क्वेश्चंस, पॉज करो और सोल्व करो, एंड एवरी सेकंड इज यूजफुल, इसको जल्दी जल्दी वो करते हैं। ठीक है, लाइव में कम कंटेंट मिल पाता है। एक और बात, इसको ऐसे मत सोचना कोई लाइव पढ़ा रहा है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। जो लाइव कंटेंट देने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज नॉट इफेक्टिव। ये प्रोसेस ही खराब है। कोई भी इसको फॉलो करेगा, इसके जो कॉन्स हैं वो उसको मिलेंगे, इसकी जो नेगेटिव साइड्स हैं वो उसको मिलेंगे, इसके पॉजिटिव ज्यादा हैं तो वो उसको मिलेंगे। ये है। ठीक है भाई, हाँ, ये बंदो बंदो पर बात है कि भैया मल्टीपल बैचेज जो है मर्ज कर दिए जाते हैं, और एट द एंड जब एग्जाम पास आता है तो रिकॉर्डेड कंटेंट दे दिया जाता है। ये जितनी आप लोगों को पता है उससे बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट ये प्रैक्टिस है, मल्टीपल, ऑलमोस्ट एवरी जगह ये होती है। तो भैया ये इसके डाउन साइड हैं, तो मेरे को इसीलिए ये जो वे है मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो मैं एक ऐसा टेक सेवी बंदा हूँ, जो चीज़ एफिशिएंट हो मुझे वो पसंद होती है। आगे, इफ यू वांट रिजल्ट्स, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, यू विल हैव टू पुट दी एफर्ट्स। सिंपल बात है भैया, सिलेक्शन लेना है, आसान तो देखो नहीं है। आसान होता तो गली गली में सब सिलेक्टेड आपको मिल जाते, आपके मोहल्ले में ही 20 इंस्पेक्टर बैठे हुए मिलते। तो अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ चाहिए, दूसरे बंदे को भी चाहिए, तीसरे बंदे को भी चाहिए, तो एक बार अपने मन के ऊपर, अपने मन को समझा कर बैठो कि भैया अगले 10 महीने मेरे को ये काम करना है, मेरे को बढ़िया रूटीन बनाना है। ऐसा रूटीन नहीं बनाना कि मेरा दम घुटे। आपकी पसंद है एक्सरसाइज करना, कोई गेम खेलना, 45 मिनट उसके लिए रोज टाइम निकाल लो, 1 घंटा निकाल लो। एग्जाम दूर है तो रोज 1 घंटा खेल लो,
खेलो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी आपको पसंद है भाई साहब। एग्जाम पास आ गया, ऑल्टरनेट डे कर दो। एक दिन 45 मिनट खेल लिया, अगले दिन रहने दिए, अगले दिन एग्जाम बिल्कुल ही 2 महीने में आ गया, फिर रहने दो। ठीक है, हॉबी को रखो। कॉन्स्टेंटली रिमेंबर वाई यू वांट टू डू इट। देखो प्रॉब्लम क्या है, जर्नी लंबी है स्टार्टिंग से एंड तक की, 8-10 महीने इसे किसी काम पर लगना मुश्किल है। बट आप किसी न किसी वजह से तो कर रहे होंगे ना, जो रियल वजह हो। भैया आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो यही वजह थी कि भैया फिर क्या करेंगे हम, ऐसे ही रहें क्या, घर में सोफा तक तो है नहीं, ठीक का डबल बेड भी नहीं है, एसी और गीजर और चिमनी, ये चीज़ तो हमने देखी नहीं है कभी। घर में क्या होते, वाश बेसन तक है नहीं, छोटा सा वॉशरूम है। तो लाइफ को तो बेहतर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मान लो आज मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, एक आधे दिन मान लो मैं उस दिन नहीं पढ़ा, बट एक आधे दिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ भाई ये हालात है, इनसे बाहर निकलना है, क्या निकलना है भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो पढ़ते हैं भाई, पढ़ो। आपकी कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ भी, एक जेन्युइन वजह देखो क्यों कर रहे हो, आपके पास है वो वजह। जब पढ़ने का दिल ना करे तो याद करो कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही झंड रहेगी, फिर मैं नहीं करूंगा। तो इंप्रूव करनी है मेरे को जिंदगी, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। वजह को याद रखो कॉन्स्टेंटली। जब भी ना पढ़ने का दिल करे सोचो कि भाई ये वजह है, ये बदलाव लाना है भाई, करना पड़ेगा। आप अपनी जेन्युइन वजह देखो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली देन टेक लीड। कई बच्चे पहले स्टार्ट करेंगे बट दिन में फिर 2-3 घंटे ही पढ़ेंगे, ऐसे मत करो, थोड़ा ठीक ठाक टाइम दो यार। काफ़ी पहले स्टार्ट कर रहे हो तो भी, तो पहले स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, नहीं तो ठीक है, एग्जाम से दूर स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, अगर कम टाइम पढ़ोगे तो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग लेट देन इंक्रीज डेली स्टडी आवर्स। ठीक है भाई, फिर रोज़ ज़्यादा घंटे पढ़ो, किसी ने लेट कर दिया है तो। कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोट्स बता देता हूँ भाई। When you want to do it, always remember this. Why you want to do this? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों करना है, हमेशा इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, यही चीज़ आपको जर्नी के थ्रू लेके जाएगी। आपको 100% टारगेट करना है कि आप बहुत बढ़िया रैंक लेकर आ सकते हो, आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। 100% मार्क्स की नहीं बोल रहा, बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और अपने अंदर बिलीव करो, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। जो अच्छे से पढ़ लेगा वो बढ़िया रैंक लेकर आ जाएगा। दैट्स इट, यही कहानी है। इसको कितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड में देख लो या कितने भी सिंपल वर्ड्स में देख लो, जो इस सिलेबस को बढ़िया तरीके से कर देगा, ज़्यादा बार रिवाइज कर देगा, वो जीत जाएगा, बस सिंपल। ठीक है भाई, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, वो चीज़ें, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बट सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, अगर आप बहुत ज़्यादा भाई उतना अच्छा स्कूलिंग बैकग्राउंड नहीं है, कोई और उस काम को 6 महीने में कर लेगा तो आप 10 में तो कर दोगे, बस टाइम का फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, जो आपको बोले नहीं होगा भाई साहब उनको मत सुनो, अगर आप सीरियस हो इस चीज़ के बारे में। और आपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, ठीक है, सिलेबस को निपटाना नहीं है, एंजॉय करना है, सीखना है, समझना है। तो क्या होएगा, फिर आप प्रोसेस को फिर ज़्यादा टाइम तक आप बैठ पाओगे, आपकी सीटिंग बढ़ पाएगी फिर। ठीक है भाई, ट्राई टू बी लीस्ट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट एंड फोकस ऑन प्रोसेस। देखो रिजल्ट तो हमें चाहिए, हमारा एम क्या है, सिलेक्शन लेना, मिनिमम टाइम में लेना, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं तो ऑफकोर्स दिमाग में रहेगा, बट हर वक्त रोज ये सोचते रहना, ऐसा करूंगा तो इंस्पेक्टर बनूंगा कि नहीं, ऐसा करूंगा तो एएसओ बनूंगा कि नहीं, ऐसा करूंगा तो जॉब ना। फिर वो प्रोसेस की बजाय पूरा फोकस रिजल्ट पर हो गया, तो प्रोसेस अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है प्रोसेस के कारण, रिजल्ट पर फोकस करने से नहीं। तो कोशिश करो, उस पढ़ाई को एंजॉय करो, प्यार करो, जीके से, रीजनिंग से, कि यार आज सोल्व करता हूँ, अच्छे से सीखता हूँ, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं हुआ फिर से देखता हूँ। तो बी ऑप्टिमिस्टिक इस प्रोसेस के अंदर, सारी कमियां मत निकालने लग जाना, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ ये चैप्टर हो नहीं रहा, ये कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा, वो कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा। आप मेहनत करोगे तो इंप्रूव तो करोगे ही, तो बी ऑप्टिमिस्टिक कि मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, कोई नहीं ज़्यादा मेहनत करता। ठीक है भाई, ओके। एंड बिग एक्शंस इज नॉट इक्वल टू बिग रिजल्ट्स। बड़ा रिजल्ट चाहिए तो कोई बहुत महान काम नहीं करना होता। अगर मेरे को आज ही एक आम का बड़ा सा पेड़ उगाना है, तो ये नहीं है कि आज ही पूरी मेहनत कर दो और आज ही बड़ा हो जाएगा, ना, होगा ही नहीं। बड़े काम को करने का तो एक ही तरीका है, स्मॉल एक्शंस रिपीटेड इंसेनली।
छोटे एक्शन बार बार, रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो, ये काम 10 महीने तक कर दो, जॉब आपके हाथ में, दैट्स इट। तो देख लो कर सकते हो कि नहीं, बस ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है, ये एक काम है, रोज करना है, अगले 10 महीने तक करना है, जॉब आपके हाथ में। अब मैं 10 महीने बोल रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम 6 महीने दूर हो, तो हाथ पाँव मत फुला लेना, कुछ तो बोलूंगा मुंह से, क्लियर है भाई? ठीक। और हाँ, फिर बच्चे स्ट्रेस भी ले लेते हैं, तो आपको स्ट्रेस लेना है तो सिर्फ एक चीज का लेना है दोस्त, आज का काम कर रहे हो कि नहीं ठीक से, कल का काम कल कर लेंगे और परसों का परसों कर लेंगे। आज का काम आज करो, खुश होके सो, फिर कल का काम कल कल कर लेना, पूरे सिलेबस की टेंशन एक दिन में मत ले लेना, ठीक है भाई? वीकली थोड़ा सा अपने ऊपर नजर रखो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या पढ़ रहा हूं। ओके, तो भाई दैट्स ऑल। मेरे को लग नहीं रहा था कि वीडियो इतनी लंबी बनेगी, बट मैंने जैसे आपको बोला था, मैं तसल्ली से आपको सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ भाई, आप अपनी हिसाब से वीडियो की स्पीड को तेज़ करके देख लेना। तो उम्मीद है कि आपके मन के सारे डाउट मैंने आज के तो क्लियर कर ही दिए, आपकी सारी जर्नी के मैंने डाउट क्लियर कर दिए। तो इस वीडियो की पीडीएफ को एक एक महीने के बाद आके आप देखते रहना, ज़रूर आपकी जर्नी में आपको मदद मिलेगी, ठीक है? बाकी कुछ और डाउट रह गए तो भैया आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी डाउट मैंने छोड़े नहीं है, मुझे पता है, और बाकी जो भी डाउट रह गए उनको मैं दोबारा, इनमें से बहुत सारे डाउट जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब वो आपके पास आएंगी ना तब मैं फिर से प्रकट होऊंगा यूट्यूब के ऊपर या बैच के अंदर आपको उसके बारे में गाइड करने में। ये नहीं आज बता के भाग जाऊंगा, ये टेंशन भी नहीं लेनी, मोटी मोटी जर्नी बता दी है, ठीक है? बीच में इंटरवीन करने तो आऊंगा ही, ठीक है जी। अगली वीडियो में मिलते हैं।